हेलो एवरीवन, अकाउंटिंग की क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हमने जो अभी तक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनके एमसीक्यूज देखेंगे। तो मैंने आपसे जैसा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में बताया था कि हम 4 वीडियोस को कंटिन्यू करा करेंगे और 4 वीडियोस जैसे ही हमारे थ्योरी के कंप्लीट होंगे हम उसका एक वीडियो एमसीक्यू का लेकर के आएंगे और उसी को कंप्लीट करते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद अकाउंटिंग के एमसीक्यू का एक वीडियो। तो इसमें हम जनरल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो अभी तक हमने क्लास 3 एंड क्लास 4 में कंप्लीट किए थे और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और जो भी अभी तक टर्मिनोलॉजीज़ हमने अकाउंटिंग की देखी है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चारों अकाउंटिंग के लेक्चर देखे हैं तो आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन ठीक होंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चारों नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें, उसके बाद इसको अटेंड करें। आप अपने अटैम्प्ट्स देख लीजिए। अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है, आप एक्सीलेंट हैं, यानी आपने हमारे चारों क्लासेस देखे हैं और आपको सब कुछ अब तक समझ में आया है। अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो आप गुड हैं, आपने काफ़ी अच्छा किया है और आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही ठीक जाते हैं तो आप एवरेज हैं, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी आपको थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत है। और अगर आपके 3 से 1 क्वेश्चन सही जाते हैं तो फिर ये लो की कैटेगरी में आता है। आपको एक बार फिर से अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है और हमारे सारे लेक्चर्स को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आप एक्सेलेंट की कैटेगरी में आते हैं, गुड की कैटेगरी में आते हैं, एवरेज की कैटेगरी में आते हैं या लो की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे 8 से 10 के बीच, 6 से 7 के बीच, 4 से 5 के बीच या 3 से 1 के बीच, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग के फादर का नाम अपने एक भी क्लासेस में नहीं बताया। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को कवर कर रहे थे, फैक्ट्स को नहीं। ये तो एक लाइन का फैक्ट है और मैं जानती थी कि ये एक फैक्ट तो हम आराम से आपको एमसीक्यू सीरीज़ में भी बता देंगे। लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अकाउंटिंग को अपने ग्रेजुएशन में किया ही होगा, कुछ लोग बीकॉम वाले भी होंगे या कुछ लोगों ने और जगह से अकाउंटिंग की तैयारी की होगी, तो उन्हें तो पता ही होगा, तो वो ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। लेकिन बाकी जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अकाउंटिंग के जो फादर हैं, यानी जिसने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है, उनका नाम है लूका पैसिओली। लूका पैसिओली जो हैं ये है फादर ऑफ अकाउंटिंग। अगर जिनको जिनको नहीं पता है वो अच्छे से जान लें, समझ लें और इस फैक्ट को अच्छे से रट लें, और जिन्हें आता है तो वो अपना टिक कर ले कि उनका पहला क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होती है सोशल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी, लेकिन यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस चीज़ का पार्ट है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि बुक कीपिंग के बारे में तो मैंने आपको अपने क्लास में कई बार बताया है और बुक कीपिंग की डेफिनेशन भी अच्छे से आपको बताई है। IMRS, ये है उस बुक कीपिंग की डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट टर्म्स। आई थिंक आप अभी तक आपको रट गए होंगे। तो जब हम बुक कीपिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम SSC करते हैं, यानी कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं, तो उस कंप्लीट अकाउंटिंग के बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तैयार हो जाता है। फाइनेंशियल से आप समझिए कि जो वित्तीय स्टेटमेंट्स है, यानी हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपना वित्त का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। तो वित्त के लेखा जोखा का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ का पार्ट हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा पार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग का। तो ये क्वेश्चंस किनके किनके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं कि 2 में से आपके दोनों सही हो गए या एक सही हो गया है। और जिन्हें नहीं पता था वो आई होप कि समझ गए होंगे कि वित्त का लेखा जोखा की हम बात कर रहे हैं, वित्तीय स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट हो सकता है? वो अकाउंटिंग का ही पार्ट होगा। अकाउंटिंग जिसे कि हिंदी में, मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि अकाउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी यूज़ बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड अकाउंट। अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल तो हमने 14 के 14 प्रिंसिपल्स को अपने क्लास 3 एंड 4 में कवर कर लिया। तो अब आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हम दोनों को करते हैं, यानी दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया है
कि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है उस कॉन्सेप्ट में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों को मैच करते हैं, यानी कितना हमने खर्चा किया है, कितनी हमारी इनकम बनी है, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये हम दोनों चीज़ें करते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड अकाउंट हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, वो है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। सी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गोइंग कंसर्न मैंने आपको बताया था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहे, बिजनेस इज लास्ट फॉर एवर, यानी बिजनेस गोइंग पे चले, यानी चलता ही रहे, फॉर एवर चलता रहे, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस में जितने भी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हम मनी की टर्म्स में करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे, मनी यानी मौद्रिक वैल्यू में इसे करेंगे। तो हमारा आंसर आप समझ गए होंगे, और जो बाकी जो 2 प्रिंसिपल्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए हैं। चलिए 4th क्वेश्चन हम देखेंगे। अकाउंट इज क्रिएटेड बाय, अब अकाउंट कौन कौन क्रिएट करता है? क्या अकाउंटेंट क्रिएट करता है, मैनेजर क्रिएट करता है, बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही क्रिएट करते हैं, या फिर ओनर क्रिएट करता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है और आई होप कि सबके सब आप बता पाएंगे कि मैनेजर तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, वो तो हर चीज़ को मैनेज करेगा, तो वो तो अकाउंट्स तैयार नहीं करेगा। अब जब मैनेजर ही कट हो गया तो बी वाला तो कट हो ही गया है, तो ये ए एंड बी वाला भी कट हो जाएगा। और ओनर तो भाई बिजनेस को ओन करता है, वो तो बिजनेस बना रहा है, सेटअप कर रहा है, वो क्यों अकाउंट्स तैयार करेगा? तो अकाउंट्स तैयार करने का काम किसका है? अकाउंटेंट्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी इसकी जो वित्तीय स्थायित्व है, वो असर्टेन्ड है किस बेसिस पे? बैलेंस शीट के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर द बुक कीपिंग, या फिर लेजर्स के बेसिस पे। तो देखिए जब हम बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं, बैलेंस शीट एक तरह की बुक जिसमें हमने अपनी सारी अकाउंटिंग कर ली और हमारी अकाउंटिंग से बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव है वो सब कुछ हमें उसके सामने प्रदर्शित हो गया, प्रकट हो गया। तो बैलेंस शीट तैयार अगर हम कर लें तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन प्रकट नहीं हो गई कि बिजनेस में क्या लेन देन हो रहा है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, बिजनेस में क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो असर्टेन्ड है किस बेसिस पे? बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। तो 5 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी 5 हम और देखेंगे। तो टोटल 10 में आपके कितने सही होंगे ये आपको बताना है। और अभी तक अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, यानी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन किस किस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लैंडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, बोथ ए एंड बी यानी इन चारों के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव या इनमें से किसी के भी लिए नहीं। तो देखिए अकाउंटिंग और लेखांकन हम करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं कि बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्रिएट हो। तो जो लैंडर्स है यानी जिससे भी हम सामान ले रहे हैं तो उसको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी हो सकता है। कस्टमर, अब भाई जो व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको तो आप अपना लेखा जोखा देंगे ही ना, कि आप उसे बताएंगे कि ये इतने का प्रोडक्ट है और इतने का इसकी मार्केट वैल्यू है, ये सारी चीज़ें तो आप प्रकट करेंगे ही। तो ये कस्टमर के लिए भी हो गई, क्रेडिटर्स के लिए भी हो गई, और जो सप्लाई माल कर रहे हैं उनके लिए भी हो गई। क्रेडिटर्स तो आप जानते हैं कि जो क्रेडिट पे सामान लेते हैं, दैट इज क्रेडिटर, जो मैंने आपको कई बार बताया, क्रेडिटर्स एंड डेटर। और सप्लायर जिससे आप सप्लाई कर ले रहे हैं उसको भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग में क्या क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि लैंडर्स भी आएगा, कस्टमर्स भी आएगा, क्रेडिटर्स भी आएगा, एंड सप्लायर्स भी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 31 March 2021 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स इज ₹2000 ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज इज 10,000। दिस इज एन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहने का मतलब इसमें यह है कि 31 मार्च 2021 को आपने 2000 का जो गुड्स है, गुड्स यानी जो वस्तु है, उसे सेल कर दी, और उस सेल करने के बाद आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मैंने इन्वेंट्री की डेफिनेशंस आपको बताई हुई है, और इसमें मैंने आपको दोनों इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दी है कि एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हम ओपन करते समय यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस समय जब इन्वेंट्री देखते हैं तो वो ओपन इन्वेंट्री होती है, और जिस समय फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होता है उस समय जो हम इन्वेंट्री चेक करते हैं वो हमारी क्लोज इन्वेंट्री होती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूरा का पूरा क्लास देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने रिवाइज किया, जिन्होंने क्लास देखी वो समझ गए होंगे।
तो इसमें कहने का मतलब है कि 31 मार्च 2021 को जब गुड्स सेल हमने 2000 के कर दिए, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें 10,000 रुपये बचे हुए हैं। तो ये हमारा क्या है? ये क्या हमारा इवेंट है, ये क्या हमारा ट्रांजेक्शन है, या फिर ये इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दोनों हैं, या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं है? तो अब यहाँ पर समझिएगा कि इवेंट एंड ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इनकम है 10,000 रुपये, बिजनेस में आप समझ लीजिए आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं और आपने खर्चा कर दिया 300 रुपये। 300 रुपये आपने इसमें खर्चा कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? 700 रुपये। तो ये आपका चेंज हुआ ना, ट्रांजैक्शन में चेंजमेंट आया। तो जो चेंज होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। लेकिन अब मैं आपसे ये 1000 और 300 की बात ही ना करूँ, इसको मैं बिल्कुल कट कर दूँ, मैं इसकी बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूँगी कि आपकी इन्वेंट्री में 700 रुपये पड़े हुए हैं, बस मैं इतना ही बताऊँगी और कुछ नहीं कि ये कैसे कितना हुआ। तो ये क्या मतलब हो गया कि ये इवेंट हो गया, यानी जहाँ पे जो मनी की चीज़ है वो चेंज होती है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि लेन देन ना, तो आपने लिया और दिया, यहाँ पे चेंज हुआ, वो हो गया ट्रांजैक्शन। और जो मैंने सीधे बोल दिया कि इन्वेंट्री में इतना पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए इन्वेंट्री में 1,000 रुपये पड़ा हुआ है या 700 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैंने सीधी बात की कि इन्वेंट्री में इतना पड़ा हुआ है। तो बस इतनी ही बात अगर मैंने की है तो वो क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 को तो आपने गुड्स को सेल किया, लेकिन उसके बाद आपके पास 10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में बचे हुए हैं। तो ये क्या हो गया कि अब लास्ट की तो बात यही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 10,000 बचा हुआ है, बस इतनी बात है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, ट्रांजैक्शन की बात तो कर नहीं रहा, ये कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 10,000 बचे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इवेंट हो जाएगा। अगर इवेंट एंड ट्रांजैक्शन आप समझ गए हैं तो बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं कि बाकी कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। विच इज़ द फाइनेंशियल ईयर, ये जो पीरियड है ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। क्या 31 मार्च से 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है? अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर आप याद कर लीजिए, और यही फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक का भी होता है। या 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल होगा, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे कि बिजनेस आप कर रहे हो, तो बिजनेस में जो भी लेन देन आप तैयार कर रहे हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? लेखांकन, लेखा जोखा, जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहे हो, वो आप 1 साल के अंदर अंदर तैयार करोगे, और नेक्स्ट साल आप नेक्स्ट तैयार करोगे। क्योंकि अगर एक साथ आप 4-5 साल का तैयार कर लोगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा, और इतना बड़ा डेटा आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमने एक पीरियड सेट कर दिया है, हमने मतलब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई है उन्होंने एक पीरियड सेट कर दिया है कि इस पीरियड के अंदर अंदर आपको अपनी अकाउंटिंग को सेट करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो वो पीरियड हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, या उसको पीरियड बोल लीजिए। तो वो हमारा कब से कब तक होता है? वो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने आपको कई बारी बताया हुआ है, और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो इसे इकोनॉमिक ईयर भी बोला जाता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। और 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो बताइएगा कि 8 में से अब तक आपके कितने ठीक हुए हैं। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ इन, यानी जो सैलरी आपने एम्प्लॉयज़ को पेड की, ये हमारा इंटरनल इवेंट है, हमारा एक्सटर्नल इवेंट है। ये बोथ ए एंड बी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव है। तो ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, बिजनेस के या कंपनी के अंदर काम करते हैं, ये बोल लीजिए। तो अंदर काम करने वाले व्यक्ति को तो हम इंटरनल बोलेंगे। इंटरनल का मतलब ही होता है अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये अंदर की बात है, यानी इंटरनल इवेंट की बात हो रही है, तो ये होगा इंटरनल इवेंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अकाउंटिंग में इंटरनल कौन कौन होते हैं? एक तो ओनर होता है जिसने बिजनेस को बनाया है, दूसरा एम्प्लॉयज़ होता है जो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, और तीसरा बिजनेस के ओनर के साथ बिजनेस को मैनेज करने वाला मैनेजर भी होता है। ये होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स या इंटरनल लोग, जो कि अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है। अब बाकी जितने बच गए आपके, लैंडर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एक्सटर्नल। तो आप समझ पाए होंगे कि जो सैलरी हमने एम्प्लॉयज़ को पेड की, ये एक इंटरनल इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड इन इन्वॉल्व। किस सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों आती है? डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, बोथ ए एंड बी दोनों में, या नन ऑफ द अबव? आप देखिए, हम यहाँ डेबिट की भी बात कर रहे हैं और हम यहाँ क्रेडिट की भी बात कर रहे हैं, तो ये 2 साइड हो गई ना। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए कि ये डेबिट और क्रेडिट दोनों की बात बोल रहा है, तो फिर ये डबल एंट्री होगा, सिंगल एंट्री तो हो नहीं सकता। सिंगल एंट्री का मतलब तो सिर्फ एक ही हो जाता ना। तो बस आप
जहाँ पे आप थोड़ी चीज़ों को ध्यान देंगे, थोड़े टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे, थोड़े शब्दकोश को आप समझेंगे, तो आपको अकाउंटिंग समझ में आने लगेगी और ईज़ी लगने लगेगी। और आई होप कि मेरे जितने भी क्लासेस हैं उससे आप सबको समझ में आ रही है और आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे ये वीडियो भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम में वो क्रेडिट और डेबिट साइड किस में आएगी? डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4 क्लास मैंने आपको थ्योरी की दी और उसके बाद 1 क्लास मैंने आपको एमसीक्यू की दी और इसी तरह हम आगे भी चलते रहेंगे। और एमसीक्यू की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें जितने भी एमसीक्यूज़ के हम वीडियोस लाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के हों, चाहे वो अकाउंटिंग के हों, या आगे आपको सोशल सिक्योरिटी के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो एमसीक्यू वाले होंगे उसको हम उस एमसीक्यू प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप वहाँ पर उसे चेक कर लें। और अब आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और आपके कितना सही रिजल्ट आया। आप एक्सेलेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, गुड कैटेगरी में आ रहे हैं, एवरेज में आ रहे हैं, या अभी आप थोड़े से लो हैं, ये आपको बताना है। और इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एपीएफसी की तैयारी के लिए ये कंप्लीट पीडीएफ का हमने एक सेट बनाया है, अगर आप लेना चाहें तो 499 में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इन कंप्लीट टॉपिक्स की पीडीएफ मिलेगी। और ईओ एओ के लिए हमने पीडीएफ का ये कंप्लीट पैकेज बनाया है जो आपको 399 में मिल जाएगा। लेना चाहें तो आप संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर लीजिए, जिसमें आपको इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉस की पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस की पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ, कल्चर हेरिटेज की पीडीएफ, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इंश्योरेंस की पीडीएफ मिल जाएगी एपीएफसी के लिए। और ईओ की जो 399 में आप लेना चाहते हैं उसमें आपको ये 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसकी रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। लेना चाहें तो आप संपर्क जरूर करें, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर ले। और अकाउंटिंग की जितनी भी पीडीएफ्स हैं हमने अभी तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, जो हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।